सत्ता में आज, लेकिन सबसे पहले बात ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध वाले काउंटडाउन की। दोनों देशों के बीच युद्ध होना करीब करीब तय हो चुका है। अगले 48 से 72 घंटे में इस महायुद्ध की शुरुआत हो सकती है। व्हाइट हाउस से लेकर अमेरिकी मीडिया और एक्सपर्ट्स तक सब यही कह रहे हैं कि ये वीकेंड युद्ध वाला होगा। व्हाइट हाउस की ओर से ये कहा गया है कि ईरान के पास अब एक ही रास्ता बचा है, वो अमेरिका से परमाणु समझौता कर ले। इसके लिए अमेरिका के पास सिर्फ 48 से 72 घंटे का वक्त है। यानी ईरान की परमाणु परीक्षा की डेट शीट आ गई है। जेनेवा मीटिंग में जिस तरह ईरान ने ट्रंप की शर्तों को नकारा, उससे ट्रंप गुस्से में है। खुद को दुनिया का परमाणु प्रिंसिपल समझ रहे ट्रंप खामेनेई की युद्ध वाली परीक्षा लेना चाहते हैं। चर्चा है कि इसके लिए अमेरिकी सेना की तैयारी पूरी हो चुकी है। ये खबरें सिर्फ हवाई ही नहीं है, क्योंकि ये रिपोर्ट्स सीधे व्हाइट हाउस और अमेरिकी मीडिया से आ रही है। सीबीएस न्यूज के हवाले से खबर है कि अगले 48 घंटे में ईरान के खिलाफ ऑपरेशन शुरू होगा। पेंटागन ने ट्रंप को बता दिया है कि वो शनिवार तक ईरान पर एक्शन के लिए तैयार हैं। अब बस ट्रंप के आदेश का इंतजार है। अल जजीरा ने लिखा है कि 1988 के बाद ईरान सबसे बड़े सैन्य खतरे का सामना कर रहा है। साथ ही ये भी कहा कि ईरान के खिलाफ इस बार कोई छोटी स्ट्राइक नहीं होगी। ट्रंप हफ्तों तक चलने वाले लंबे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस बार उनका मकसद ईरान की सत्ता से खामेनेई को हमेशा के लिए हटाने का है। इजरायली खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख आमोस यादलिन ने कहा है कि वो इस हफ्ते हवाई यात्रा करने से पहले 2 बार सोचेंगे। इस बयान को भी अमेरिका के वीकेंड अटैक प्लान से जोड़कर देखा जा रहा है। ईरान पर संभावित हमेशा का शनिवार समीकरण क्या है, इसे भी समझने की आइए कोशिश करते हैं। पिछले वर्ष 22 जून को अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी। वो एक्शन भी शनिवार और रविवार की आधी रात को हुआ था। इसीलिए इस बार ऐसा ही होने की आशंका है। उस हमले में 2 से पहले ट्रंप ने सिचुएशन रूम में अधिकारियों के साथ बैठक की थी। ट्रंप कुछ घंटे पहले ऐसी ही एक बैठक कर चुके हैं। यानी सारे संकेत वही हैं जो पिछली बार हुए हमले के थे। इस मीटिंग में ट्रंप के अलावा उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, संयुक्त सचिव ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष, CIA निदेशक और राष्ट्रीय खुफिया निदेशक भी शामिल हुए थे। मीटिंग में अमेरिकी सेना के अधिकारियों ने ट्रंप को अटैक प्लान को लेकर ब्रीफ किया। ट्रंप को जिनेवा बैठक के परिणामों की पूरी जानकारी दी गई। साथ ही अमेरिकी सेना की तैयारियों पर बात भी हुई। पश्चिमी एशिया में कहां-कहां सेना तैनात है, इस पर ब्रीफिंग हुई। CNN के मुताबिक पेंटागन ने ट्रंप को बता दिया है कि वो शनिवार तक ईरान पर एक्शन के लिए तैयार हैं। यानी महायुद्ध पर फैसले वाली गेंद अब ट्रंप के पाले में है। अमेरिका में जब जब सिचुएशन रूम एक्टिव होता है, तब तब दुनिया में कोई ऑपरेशन होता है। फिर बात चाहे ओसामा बिन लादेन के ऑपरेशन की हो या ईरानी कमांडर सुलेमानी को मारने की हो, सिचुएशन रूम एक हाई सिक्योरिटी कमांड सेंटर है, जहां से बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकटों की निगरानी और प्रबंधन होता है। ये अत्याधुनिक संचार प्रणाली वाला सुरक्षित सेंटर है, जिसे सिर्फ अहम मौकों पर ही एक्टिव किया जाता है। इसके एक्टिव होने का मतलब युद्ध की फाइनल तैयारी। ऐसी खबरें जैसे ही सामने आई, पोलैंड के PM ने फौरन ही ईरान से अपने सभी नागरिकों को तुरंत देश छोड़ देने की अपील कर दी। लेकिन यहां सवाल यह है कि ईरान में ट्रंप के प्राइम टारगेट क्या क्या होंगे। खुफिया रिपोर्ट्स हैं कि ट्रंप ईरान के सभी परमाणु प्लांट और मिसाइल सिटीज की बर्बादी चाहता है। इसके अलावा अमेरिका के निशाने पर IRGC हेडक्वार्टर, उसके दूसरे प्रमुख बेस भी हैं। इसके अलावा सबसे जरूरी टारगेट खामेनेई का सीक्रेट बंकर होगा, जहां खामेनेई छिपे हुए हैं। और ट्रंप कह भी चुके हैं कि उन्हें खामेनेई की लोकेशन मालूम है। इस प्लान को लेकर भी द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बड़ा दावा किया है, जिसके मुताबिक इस बार अमेरिका के प्लान में 1-2 नहीं, 10 से भी ज्यादा ईरानी नेताओं को टारगेट करना है। पिछले 48 घंटे में जिस तेजी से अमेरिका ने सैन्य तैनाती की है, वो भी युद्ध का फाइटर जेट्स वॉर रेडी मोड में है। 40 रिफ्यूलिंग विमानों की तैनाती हुई है। ईरानी सीमा के करीब सर्विलांस ड्रोन लगातार उड़ान भर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बिल्कुल पास USS लिंकन की तैनाती है। इसके अलावा युद्धपोत USS जेराल्ड अब स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को पार कर चुका है। तेजी से इजराइल के तट की ओर बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि लेबनान के पास इसकी तैनाती होगी। एक्सपर्ट्स का दावा यह है कि जब अमेरिका ईरान पर अटैक करेगा, तो इजराइल पर ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों के जवाबी हमलों से बचाने के लिए USS जेराल्ड R. फोर्ड वहां पूरी ताकत के साथ मौजूद रहेगा।
हमलों की आशंका और अमेरिकी तैयारियों का असर ईरान में भी दिख रहा है। ये सैटेलाइट तस्वीर देखिए। ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हलचल बढ़ गई है। परमाणु फैसिलिटी पर कंक्रीट के ढांचे बनाए गए हैं। परमाणु बेस की टनल को फिर से ढका गया है। जून 2025 में हुए हमले के बाद नए ढांचे तैयार हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में ईरान की बचाव वाली तैयारी दिखी है। अमेरिकी तैयारी के खिलाफ ईरान का पूरा ध्यान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल करने का है, जहां एंटी शिप मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं। दावा है कि हमला हुआ तो ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट रूट को बंद कर देगा और रूस चीन की मदद से अमेरिका को एक लंबे चलने वाले युद्ध में फंसाएगा। हालांकि अमेरिका के सामने ये तैयारी कितना टिकेगी ये कहना मुश्किल है। ईरान में युद्ध की आग अब लगेगी, इसका सिग्नल ट्रंप दिखाएंगे। लेकिन भारत में धर्म और मजहब के नाम पर जो आग लगी है उसकी तपिश आप हमारी इस खबर में महसूस करने वाले हैं। इस कुंजी के 3 चेहरे हैं। पहला पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर, दूसरा संघ प्रमुख मोहन भागवत, तीसरा मौलाना मदनी। और इस कुंजी में कलेश की मात्रा बहुत ज्यादा है। पहले बात बाबा बागेश्वर की, जो पिछले कई दिनों से जैसे किसी ध्यान मुद्रा में थे। ना कोई बयान, ना कोई वीडियो, लेकिन बाबा बागेश्वर जब भी आते हैं उनके बयान पर कलेश छिड़ ही जाता है। जैसे इस वक्त वो फायर मोड में है। माला भाला वाला सूत्र देने के बाद अब उन्होंने दुर्गा और बुर्का वाला ऐसा प्रवचन दिया है जिस पर कलेश तय है। बाबा बागेश्वर के इस बयान का केंद्र है ग्वालियर में चल रहा नवग्रह पीठ के प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव, जहां लगातार दूसरे दिन उनकी कथा थी। और वहीं उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जो मौलानाओं और मौलवियों को पसंद नहीं आ रहा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बेटियों को दुर्गा और बुर्का वाला संदेश दिया है। उन्होंने लड़कियों से कहा, दुर्गा बनना, काली बनना, लेकिन कभी बुर्के वाली ना बनना। अब विमर्श इस बात पर है कि बेटियों को सशक्त करने के लिए दुर्गा और काली वाला संदेश तो ठीक है, लेकिन टारगेट बुर्के पर क्यों है? अभी समय है, जितने युवान बच्चे बैठे हैं, हमारा बहुत पुराना विचार है, निजी विचार है। 18 से 25 वर्ष के बीच में जो बालक बालिका सुधरा रहेगा, संभला रहेगा, वो कभी बिगड़ नहीं सकता है। और इस बीच में जो बिगड़ जाएगा वो कभी सुधर नहीं सकता है। बेटियों, तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुर्के वाली बन। हमारी प्रार्थनाएं बेटियों, ये सहेली सहेला के चक्कर में मत पड़ो कि वो ऐसा है तो मैं भी ऐसी हो जाऊं। याद रखना, रामचरितमानस के 2 पात्रों को तुम पढ़ लेना। राम के राज्य में रह करके मंथरा सुधरी नहीं और रावण के राज्य में रहकर विभीषण बिगड़ा नहीं। पिछले 1 हफ्ते में बाबा बागेश्वर का ये दूसरा फायर मोड वाला बयान है। इससे पहले उन्होंने मध्य प्रदेश के छतरपुर में कहा था, अब सिर्फ सीताराम जपने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ माला रखने से बात नहीं बनेगी, भाला भी रखना होगा। और अब वो दुर्गा और बुर्का वाला कलेश लेकर आए हैं। केवल सीताराम 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 सीताराम, इससे भर धर्म नहीं बचेगा। सीताराम सीताराम से धर्म, ये तो भजन है, भजन करो, मठ में बैठकर आनंद लो। लेकिन यदि हिंदुत्व को बचाना है तो मठ से बाहर निकलना पड़ेगा, माला और भाला रखना पड़ेगा। बेटियों, तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुर्के वाली बन। हमारी प्रार्थनाएं बेटियों, ये सहेली सहेला के चक्कर में मत पड़ो कि वो ऐसा है तो मैं भी ऐसी हो जाऊं। याद रखना, रामचरितमानस के 2 पात्रों को तुम पढ़ लेना। राम के राज्य में रह करके मंथरा सुधरी नहीं और रावण के राज्य में रहकर विभीषण बिगड़ा नहीं। सत्ता में अब कलेश की दूसरी कुंजी खोलते हैं, जिसमें मजहबी चिंगारियों की मात्रा और भी ज्यादा है। इसकी वजह है मौलाना अरशद मदनी, जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान से बड़े आहत हैं। वजह मोहन भागवत का घर वापसी वाला वो ज्ञान जो मौलाना को पसंद नहीं आया है। दरअसल 2 दिन पहले मोहन भागवत ने लखनऊ में एक समारोह के दौरान ये कहा था कि भारत के मुसलमान भी हिंदू हैं और घर वापसी का काम तेजी से होना चाहिए। अब मौलाना मदनी इस पर भड़क गए हैं और ये कहा है कि इस्लाम धर्म को कोई नहीं मिटा सकता और मुसलमान अपने मजहब के साथ जिंदा रहेंगे, यानी लड़ाई विशुद्ध रूप से हिंदू मुस्लिम पर आ चुकी है। लेकिन भागवत के बयान से सिर्फ मौलाना मदनी ही नहीं बल्कि दूसरे मौलानाओं को भी मिर्ची लगी है। वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इसीलिए पहले आपको मोहन भागवत के 2 बयान दिखाते हैं जिन पर कलेश है।
उन्होंने पहला बयान घर वापसी और मुसलमानों को लेकर दिया था और ये कहा था कि जो मुसलमान इस वक्त में भारत में रह रहे हैं वो कोई अरब से नहीं आए हैं। घर वापसी का काम तेज होना चाहिए और जो हिंदू धर्म में लौटे हैं उनका ध्यान रखने की जरूरत है। इसके साथ ही संघ प्रमुख ने यह भी कहा था कि घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करने की जरूरत है। इसी कार्यक्रम में मोहन भागवत ने हिंदुओं को भी एक ज्ञान दिया था। उन्होंने कहा था कि हिंदुओं के कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए, क्योंकि जिस समाज में 3 से कम बच्चे होते हैं वो भविष्य में समाप्त हो जाता है। भागवत के अनुसार हिंदुओं को किसी से खतरा नहीं है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। अब घर वापसी वाला बयान मौलाना अरशद बदनी को बहुत चुभ गया है। इसका जवाब देने के लिए उन्होंने अपना ही एक पुराना वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वो माँ का दूध और गली गली में खून वाली बात कह रहे हैं। संदर्भ क्या है, आइए देखते हैं। जो 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। आने वाले दिन आने तक गली कूचों में जो खून बहेगा वो किसका बहेगा? अक्सरियत का भी बहेगा, अकलियत का भी बहेगा। हर ऐसी आवाज जो मुल्क को तबाही, बर्बादी, बदअमनी, दुश्मनी की तरफ लेकर चलती है, वो आवाज मुल्क के गद्दार की आवाज है, मुल्क के वफादार की आवाज है। मुसलमान अगर जिंदा रहेगा अपने मजहब के साथ जिंदा रहेगा, और अगर उसका मजहब छिनता है तो उससे पहले मुसलमान कौम खत्म हो जाए। बगैर मजहब के मुसलमान कौम नहीं रहेगी। अब मौलाना मदनी और मोहन भागवत वाली वैचारिक लड़ाई में दूसरे मौलानाओं और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की भी एंट्री हो गई है। मदनी की भाषा को लेकर खुद मौलाना भी एकमत नहीं है, तो अविमुक्तेश्वरानंद ने संघ प्रमुख को लेकर बड़ी बात कही है। तो वो तो खुद तो विवाह करेंगे नहीं, और उनकी जितनी फौज है सब कहेंगे कि हम विवाह नहीं करेंगे, हम बच्चा नहीं करेंगे, और दूसरों को कहेंगे कि 2 नहीं 3। तो जो बच्चा पैदा करता है वो समझता है कि ज़्यादा करना चाहिए कि कम करना चाहिए। जो आप जब बच्चा पैदा करने वाली लाइन में ही आप नहीं हो तो आप इन सब बातों में क्यों सत्ता में अब बात करते हैं एआई की, जिसमें आज का दिन काफ़ी खास रहा। खास इसलिए क्योंकि आज दुनिया के बड़े एआई लीडर्स ने एआई से भय या एआई से भविष्य की चर्चा की। चर्चा पीएम मोदी के उस चश्मे की भी हुई जो एआई से लैस था, और एक खास चर्चा भारत के स्वदेशी एआई सर्वम एआई की भी रही। कुल मिलाकर पिछले 2 से 3 दिनों से जारी छिटपुट विवादों से दूर आज इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में एआई के रोड मैप की चर्चा हुई, और इस बात पर फोकस बढ़ाया गया कि एआई ह्यूमन सेंट्रिक यानी एआई को मानव केंद्रित कैसे बनाया जाए। पिछले 3 दिन से जारी एआई समिट में आज लीडरशिप समिट 2026 की शुरुआत हुई, जिसके उद्घाटन सत्र को पीएम मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ साथ एआई के क्षेत्र में काम करने वाले बड़े बिजनेस लीडर्स ने संबोधित किया। इस सत्र में करीब सभी का फोकस इस बात पर था कि एआई से डरना नहीं है, बल्कि इसे आम लोगों के इस्तेमाल के लायक बनाना है। पीएम मोदी ने लीडरशिप समिट में एआई के लिए MANAV यानी मानव विजन का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि मानव विजन में M से मॉरल यानी नैतिक, A से अकाउंटेबल यानी जवाबदेह, N से नेशनल सोवरेनिटी यानी संप्रभुता, A से एक्सेसिबल यानी सुलभ, और V से वैलिड यानी वैध होना चाहिए, ताकि ये केवल डेटा पॉइंट ना बनकर मानवता के कल्याण का जरिया भी बने। पीएम मोदी ने एआई लीडर्स को कुछ जरूरी सुधार करने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि कंटेंट पर ऑथेंटिसिटी लेबल लगे, जिससे विश्वसनीयता बढ़े। एआई को ओपन सोर्स बनाएं, सब लोग इसका इस्तेमाल कर सकें और पारदर्शिता बढ़े। ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच से नौकरियां बढ़ें या कि नौकरियां खत्म हो। पीएम मोदी के अलावा कई और बिजनेस लीडर्स ने एआई पर डिटेल में बात की है, हम आपको वो बताएंगे। उससे पहले पीएम मोदी ने क्या क्या कहा, आप वो सुनिए। थैंक यू टेक लीडर्स। भारत नई टेक्नोलॉजी बनाता भी है
और उसे अभूतपूर्व तेजी से अपनाता भी है। इस समिट का भारत में होना भारत के साथ ही पूरे ग्लोबल साउथ के लिए गर्व का विषय है। डीप फेक्स और फैब्रिकेटेड कंटेंट ओपन सोसाइटीज में अस्थिरता ला रहे हैं। डिजिटल वर्ल्ड में कंटेंट पर भी ऑथेंटिसिटी लेवल्स होने चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि क्या असली है और क्या एआई से बनाया गया है। एआई स्पेस भी चाइल्ड सेफ और फैमिली गाइडेड होना चाहिए। आज हम एआई को जिस दिशा में लेकर जाएंगे वैसा ही हमारा भविष्य तय होगा। एआई भी एक ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है। दिशाहीन हुई। पीएम मोदी के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति और कई एआई लीडर्स ने आज एआई समिट को संबोधित किया। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि गूगल भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1,35,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोडोय ने एआई के फ्यूचर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ ही सालों में एआई इंसानों की सोचने और समझने की क्षमता को पार कर सकता है। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने एआई के लोकतांत्रिकरण करने के लिए भारत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत सॉवरेन एआई इकोसिस्टम को लीड करने के लिए बिल्कुल सही है। उन्होंने ये भी कहा कि एआई कैंसर की दवाओं की तरह है, कुछ देशों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। आज जब लीडर्स समिट हो रहा था तो पीएम मोदी टेक कंपनियों के सीईओ के साथ खड़े थे। इस दौरान सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और फोटो भी खिंचवाए। यहाँ सब एक दूसरे के साथ काफी गर्मजोशी से मिल रहे थे, लेकिन दो ऐसे लोग भी थे जो एक दूसरे से नजर बचा रहे थे। ये थे एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो और ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन। जब सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हुए तो ये दोनों सीईओ भी थे। डारियो और सैम ऑल्टमैन ने एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ा, जिसकी तस्वीर काफी वायरल हुई। दरअसल दोनों कंपनियों के बीच पिछले कुछ दिनों से काफी तनाव बढ़ा है। माना जा रहा है कि ये तनाव विज्ञापन को लेकर है। ओपन एआई ने चैट जीपीटी में विज्ञापन लाने की घोषणा की तो एंथ्रोपिक के सीईओ ने इसका विरोध किया और इसके खिलाफ एक बड़ा विज्ञापन अभियान लॉन्च कर दिया, जिसके बाद से दोनों कंपनियों के बीच तनाव है और ये तनाव एआई समिट के मंच पर भी दिखा। अब आप एक तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में एआई है और एआई का फ्यूचर है। ये पीएम मोदी की तस्वीर है। इस तस्वीर में पीएम मोदी एक स्टाइलिश चश्मा पहने हुए हैं। आपने पीएम मोदी की जितनी भी तस्वीरें देखी होंगी उसमें उनका चश्मा ऐसा नहीं होता है। दरअसल ये चश्मा काफ़ी ख़ास है। दरअसल ये गैजेट सर्वम केस है, एक स्वदेशी एआई से संचालित डिवाइस है जो सिर्फ एक चश्मा नहीं है बल्कि ये सुनता है, समझता है, प्रतिक्रिया देता है और उपयोगकर्ता को देखता है, उसे कैप्चर भी करता है, यानी आपकी आंखों के जरिए दुनिया को देखता है। सर्वम एआई भारत में विकसित किए जा रहे 12 स्वदेशी एआई मॉडल्स में से एक है। इसी के तहत ये चश्मा तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी को जब एआई समिट का उद्घाटन किया तो इस डिवाइस को पहना था। सर्वम एआई के को-फाउंडर प्रत्यूष कुमार ने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि इसे आजमाने वाले पहले व्यक्ति प्रधानमंत्री। सर्वम एआई के को-फाउंडर ने आगे ये लिखा, सर्वम केस इंटेलिजेंस को स्क्रीन से निकालकर वास्तविक दुनिया में ले आता है। आप इसे पहनते हैं, ये सुनता है, समझता है, प्रतिक्रिया देता है और जो आप देखते हैं उसे कैप्चर करता है। आप सर्वम केस को सर्वम प्लेटफॉर्म के साथ अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। आपको बता दें कि सर्वम एआई भारतीय भाषाओं के लिए बड़े भाषा और स्पीच मॉडल विकसित कर रहा है ताकि वॉइस इंटरफेस, दस्तावेज प्रोसेसिंग और नागरिक सेवाओं में मदद मिल पाए। सर्वम एआई के अनुसार उनका इनोवेशन एक महत्वपूर्ण पॉइंट पर है जो इंसानों की मदद करेगा। इस एआई चश्मे के अलावा सर्वम एआई ने पिछले 2 हफ्तों में लगभग 11 एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। इनमें सर्वम अक्षर भी शामिल है जो मुश्किल दस्तावेजों के विश्वसनीय डिजिटलीकरण को सक्षम बनाता है। इनका एक इनोवेशन सर्वम स्टूडियो है जो क्रिएटर्स को बहुभाषी बनने में मदद करता है, यानी एक भाषा में कंटेंट बनाएं और हर देश में अलग अलग भाषाओं में उसे पहुंचाएं। सारस V3 नामक एक स्पीच रिकग्निशन मॉडल भी हाल ही में लॉन्च हुआ है।
कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि सर्वम एआई भारत की एआई रणनीति के हिसाब से आगे बढ़ रही है, जिसका मकसद भारत से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करना है। हमारी टीम एआई समिट में सर्वम एआई के स्टॉल पर पहुंची। इस पर क्या बात हुई, आप वो देखिए। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं सर्वम एआई के स्टॉल पर, जहां पर आप देखिए सर्वम एआई जो अपना मॉडल ला रहे हैं, स्पीच टू टेक्स्ट एंड टेक्स्ट टू स्पीच प्लस एक विजन मॉडल है, जहां पर किसी भी स्टिल को टेबल फॉर्मेट में पीडीएफ फॉर्मेट में तब्दील कर देते हैं। और इसकी आजकल बहुत चर्चा है, भारत के एक एआई मॉडल के तौर पर इसको दिखाया जा रहा है। आखिर करता क्या है ये? जैसे आप देखिए टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट और विजन, इनके 3 यहाँ पे फॉर्मेट्स अगर हम देखें टेक्स्ट टू स्पीच में, इसमें आप देखिए इनके पास कई सारी वॉइस सैंपल्स हैं। आपको जो भी वॉइस चाहिए, जैसे आप यहाँ पे एक नाम सिमरन भी लिखा है, उसको यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर ये उसी वॉइस में इस टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करेगा। और यहाँ पे देखिए अभी वही साउंड आएगी। जैसे मैं अगर इसको प्ले करता हूँ, आप इसको दिखाइएगा, मैं इसको प्ले करता हूँ, देखिए ये आवाज आ रही है। एआई में आपका स्वागत है। हम भारतीय भाषाओं के लिए अत्याधुनिक वॉइस टेक्नोलॉजी बनाते हैं। हमारे टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल्स प्राकृतिक और इंसान जैसी आवाजें प्रोड्यूस करते हैं, जो बेहद रियलिस्टिक लगती हैं। एक इनका मॉडल है इसमें विजन। विजन में क्या है कि आप इनको कोई फाइल अपलोड करेंगे और ये उसको हिंदी में या टेबल में कंप्लीट करेगा। जैसे आप देखिए, एक आप एग्जांपल इसका ये देख सकते हैं। हम कभी जब एयरपोर्ट पर जाते हैं तो इस तरह से हमें वहाँ पर डिस्प्ले बोर्ड्स दिखते हैं, जहाँ पर हम अपनी फ्लाइट्स के बारे में जानकारी लेते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि किस गेट पर आ रही है, कितने बजे आ रही है, डिले है नहीं है। ठीक उसी फॉर्मेट में इन्होंने देखिए यहाँ पर उसी टेबल में एक एग्जाम्पल आउटपुट दिया है, जिसमें आप देखिए बिल्कुल उसी फॉर्मेट में जनरली लाइंस अगर इधर उधर हो जाती हैं, जनरली आपका फॉर्मेट चेंज हो जाता है, टेक्स्ट छोटा बड़ा हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे आप ये देखिए यहाँ पर एतिहाद जो लिखा हुआ है, ये अगर कैपिटल लेटर में है तो यहाँ भी ये कैपिटल लेटर में ही दे रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। और इनका ये कहना है कि इनका जो वर्ड एरर रेट है, जो एक ग्लोबल फेनोमेना है, ग्लोबल आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड है, किसी भी इस तरह के मॉडल की सक्सेस रेट जानने का, वो सबसे कम है। यानी चैट जीपीटी और गूगल जेमिनाई से भी कम है इनकी गलती का जो रेट है, गलती की दर है। इसलिए वो उनसे भी बेहतरीन बहुत सारी भाषाओं को इन्होंने इंक्लूड किया है और उससे बेहतरीन आउटपुट देते हैं। और सत्ता में अब बात करते हैं यूपी में शंकराचार्य पर सियासी कलेश वाली सीरीज की, जिसके नए एपिसोड में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने यूपी सरकार पर कई हमले किए हैं, कई सवाल उठाए हैं। मतलब ये कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती सीएम योगी पर लगातार हमलावर हैं। आज वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कई आरोप लगाए और संत समाज से एकजुट होने की अपील भी की। सीएम योगी को चुनौती देते हुए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि कालनेमी वाला कटाक्ष करने वाले सीएम योगी ये साबित करें कि वो असली हिंदू हैं या वेशधारी हैं। वहीं 11 मार्च को लखनऊ में संत समाज के जुटने का उन्होंने आह्वान किया है। सवाल यही है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद यूपी सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती पेश कर पाएंगे। इससे भी बड़ी बात यह है कि ये कलेश अब कहां जाकर रुकेगा, कब खत्म होगा, इसमें और कितने ट्विस्ट अभी आने बाकी हैं। यूपी में शंकराचार्य वाले कलेश की गंभीरता और बीजेपी की मुश्किलों को स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के आक्रामक आरोपों और तेवर से आप समझिए। आज उन्होंने सीएम योगी का नाम लेते हुए नई जंग की घोषणा कर दी। संत समाज को एकजुट होने के लिए लोकेशन और तारीख का ऐलान भी कर दिया। 10 बड़ी बातों से समझिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद कैसे इस मुद्दे पर योगी सरकार को घेर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी के दोनों डिप्टी सीएम बीजेपी की क्षति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कार्रवाई करने में समर्थ नहीं है, उनके पास पावर नहीं है, वो दोहरे दबाव में है। सीएम योगी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मठाधीश महाराज हट पर उतारू हैं। कालनेमी कौन है, इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अब कालनेमी को पहचानने की जिम्मेदारी उन लोगों पर है। ऐसे में सीएम योगी असली हिंदू हैं या फिर छल, वेशधारी और ढोंगी आचरण के हैं, ये साबित करना है। ये भी कहा कि आचरण और वेश देखा गया तो उनका वेश अमंगल प्रतीत हुआ। सीएम योगी ने खुद विधानसभा में खड़े होकर झूठ बोला। उन्हें सदन में नहीं बल्कि जनता के बीच आकर अपनी बात रखनी चाहिए। यूपी में शंकराचार्य वाले विवाद में पहले दिन से यूपी सरकार सवालों के घेरे में है। नए आरोपों के बाद अब सियासी शोले भी भड़क रहे हैं। आप सुनिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने और क्या आरोप लगाए हैं। कब होगी वो कार्रवाई? पूछ रहा है देश, पूछ रहा है प्रदेश, पूछ रहे हैं लोग, कब होगी वो कार्रवाई? क्या कार्रवाई है? आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर बैठे आदित्यनाथ जी को
उन्हीं के नीचे बैठे दोनों उप मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। तो जब अपने नीचे के ही लोग प्रश्न चिन्ह उठाने लगे तो फिर सत्ता में बने रहने का भी नैतिक हक कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है। हम उनसे यही पूछना चाहते हैं, तो फिर आपकी पार्टी में बटकों का अपमान करने वाले लोग कैसे रहते हैं? आप उनको भी तो हटाइए। देखिए, घर में आप खूब रंगोली बनाइए, लेकिन पहले झाड़ू लगा करके कचरा तो बाहर निकाल दीजिए। तो जो बटकों का अपमान करने वाला है वो तो जहाँ का तहाँ बैठा है। आप रंगोली पे रंगोली बनाए जा रहे हैं, फूल पे फूल उड़ाए जा रहे हैं, इसका क्या फायदा है? अभी तक योगी आदित्यनाथ की ओर से अपने असली हिंदू होने का कोई प्रमाण देते या उसकी तैयारी करते हुए वो दिखाई नहीं दिए हैं। इसलिए ये समय 20 दिन का बीत गया, अगला 10 दिन और आ गया, देखते हैं क्या होता है। ऐसा है कि जनता की अपनी भावना है और जनता समझ रही है कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत गलत काम किया है। ऐसे में पार्टी को बचाए रखना पार्टी वालों के लिए मुश्किल होने लग गया है। जगह जगह से उनसे सवाल किए जा रहे हैं। हम किसी को निशाना नहीं बना रहे हैं। जो अपने आचरण से खुद निशाना बन चुका है उसी की बात करो। हम कोई टारगेट करने वाले नहीं हैं। हाँ, इसलिए हमने किसी को निशाना नहीं बनाया है। अपने आचरण से जो स्वयं निशाना बन चुका है वो अपनी करनी खुद जाने। ये लड़ाई सिर्फ शंकराचार्य वाली अब नहीं रह गई है। इसमें असली हिंदू और नकली हिंदू वाली चिंगारियां हैं। इसे आप स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के और भी बड़े आरोपों से समझिए। आज उन्होंने योगी सरकार की तुलना पश्चिम बंगाल की ममता सरकार से की। उन्होंने कहा कि गोरक्षा में ममता सरकार योगी सरकार से अच्छा काम कर रही है। एक आंकड़ा देते हुए उन्होंने बताया कि 2019 से 2024 के बीच पश्चिम बंगाल में गाय की संख्या 15% बढ़ी है। 2019 से 2024 के बीच यूपी में गाय की संख्या 4% से ज्यादा घटी है। इसकी सच्चाई क्या है, ये जांच और आधिकारिक रिपोर्ट का विषय है। लेकिन इतना तो दिख रहा है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य वाले विवाद में सियासी चौके छक्के लगा रहे हैं। दरअसल ये पूरा विवाद प्रयागराज माघ मेले के समय का है, जब मौनी अमावस्या के दौरान स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ बदसलूकी, शिखा खींचने के आरोप लगे थे। बटुक ब्राह्मण के साथ बदसलूकी का ये मामला योगी सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ा रहा है। सीएम योगी पर लग रहे आरोपों के बीच आज यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने आवास पर 101 बटुक ब्राह्मणों को बुलाया, उन्हें फूल मालाएं पहनाई, तिलक लगाया और उनकी शिखा का आदर करते हुए आशीर्वाद लिया, उनका सम्मान किया। सिर्फ 120 सेकंड की न्यूज रील में देखिए यूपी में शंकराचार्य वाले विवाद में क्या क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज अपने आवास पर बटुक ब्राह्मणों का सम्मान कर रहे हैं, उनको तिलक लगा रहे हैं और बटुक ब्राह्मण उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। कल भी ये बटुक ब्राह्मण उनसे मिलने पहुंचे थे और मंत्रोच्चारण के साथ देखिए पुष्प वर्षा करते हुए यहाँ पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के ऊपर। और ये सब हुआ है उस बयान के बाद जिसमें ब्रजेश पाठक ने कहा था कि प्रयागराज में बटुक ब्राह्मणों की शिखा खींचना ये महापाप है, पाप नहीं महापाप है और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी में शंकराचार्य वाले क्लेश के बीच एक और चर्चा है, वो है संघ प्रमुख मोहन भागवत की मीटिंग वाली। इसे यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियों के रूप में देखा जा रहा है। कल मोहन भागवत और सीएम योगी के बीच करीब आधे घंटे तक मुलाकात हुई, कई मुद्दों पर बात हुई। आज मोहन भागवत की यूपी के दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ लखनऊ में मुलाकात हुई। केशव प्रसाद मौर्य से 10 से 20 मिनट तक बात हुई। इसके बाद ब्रजेश पाठक से भी मुलाकात हुई। अब आपको ये बताते हैं कि कल मोहन भागवत और सीएम योगी के बीच हुई मीटिंग की इनसाइड स्टोरी क्या है, आधे घंटे तक किन मुख्य मुद्दों पर बात हुई। कुछ पॉइंट में ये पूरी कहानी समझिए। ये बात हुई कि संघ के डोर टू डोर संपर्क के साथ अब माइक्रो प्लान पर फोकस रहेगा। अब स्वयंसेवक नेटवर्क डायरेक्ट लाभार्थियों से संपर्क बढ़ाएगा। जनता के बीच सरकार के अच्छे कार्यों को बताया जाएगा। लोगों के बीच से सही फीडबैक सरकार तक लाया जाएगा। यूजीसी के नए नियमों के विरोध पर संभावित नुकसान पर चर्चा हुई। यूजीसी के मुद्दे पर यूपी में बीजेपी को नुकसान का फीडबैक है। सवर्णों में बीजेपी के खिलाफ नाराजगी का डर है, इसीलिए कट्टर हिंदुत्ववादी छवि से जातिगत विभाजन की काट पर फोकस किया गया। अब संघ के कार्यक्रमों में हिंदू एकता पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। अयोध्या में मंदिर निर्माण के बाद अब मथुरा और काशी के मुद्दे पर भी फोकस किया जाएगा।
एक और बड़ी बात यह है कि संगठनात्मक बदलाव में सरकार और संगठन का तालमेल सकारात्मक हो, इस पर भी जोर दिया गया। मतलब यही है कि बीजेपी आगामी यूपी विधानसभा चुनाव से पहले किसी भी तरह के नुकसान का रिस्क नहीं लेना चाहती है। ऐसे में अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। फूटे बच चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज मित्रों से मेरी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और फिलहाल मुझे दें इजाजत।